पार्लियामेंट में हमारी जो मर्यादा, संसद की हमारी जो मर्यादा गरिमा है, उसको भी इस प्रकार से चिथड़े करके उसके समर्थन में रूलिंग पार्टी खड़ी है। ये सबसे बड़ी चिंता की बात है कि जहां एक तरफ रमेश बिधूरी इसके दानिश अली के खिलाफ वो अपशब्दों का उपयोग कर रहे थे, जो आज प्राय समाज में हर जगह प्रचलित हैं। ये आपको बता दूं, उन्होंने कोई नए शब्द नहीं ढूंढे। ये वो शब्द हैं जो इन भाजपा आरएसएस के मानने वाले और उनके बाकी संगठन के जमीनी लोग मुसलमानों के खिलाफ आम तौर पर खुलेआम वापरते हैं। अल्पसंख्यक समाज का बड़ा हिस्सा बहुत संयम से रह रहा है, बहुत पीड़ा को सह के भी, अपने दर्द को छुपा के भी संयम से रह रहा है। पर देखने की बात तो यही है कि कोई भी कम्युनिटी कितना संयम रख सकती है अपने ऊपर होने वाले अत्याचार के खिलाफ। तो वो अगर टूट गया तो व्यवसायी क्या देश में किस प्रकार के हालात होंगे? क्या हम भी रुवांडा के जैसे दिशा में जाएंगे कि मुसलमान ये आक्रांता थे, विदेशी हैं और इन्होंने हिंदुओं के मंदिर तोड़े, जबरदस्ती धर्मांतरण किया, आतंकवादी होते हैं, बड़े परिवार होते हैं, ये भारत में हिंदुओं को माइनॉरिटी बना देंगे वगैरह वगैरह। तो ये जो प्रक्रिया वहां से चालू हुई, बाद में आते आते पहले भी ये सामाजिक चेतना का भाग था कई सालों से, और पिछले 30 सालों से, खास तौर से 40 सालों से खास तौर से ये प्रक्रिया पहले से मजबूत होती जा रही। हिंदू महासभा आरएसएस ने जिस प्रकार से अपनी शाखाओं में ट्रेनिंग देना चालू की, पहले तो एक कि मुसलमान विदेशी है, आक्रांता है, मंदिर तोड़े, हिंदू स्त्रियों पर अत्याचार किया, जजिया टैक्स लगाया और जबरदस्ती धर्मांतर इस्लाम फैलाया। ये एक जो उनकी शाखाओं में एक ट्रेनिंग दी जाती है, वो वहां से चलकर फिर सरस्वती शिशु मंदिर, एकल विद्यालय, ये अभी तक की बात थी, जिसके आधार पे एक सामाजिक चेतना को बनाया गया। कंस्ट्रक्शन ऑफ सोशल अवेयरनेस। तृप्ता त्यागी नाम की शिक्षिका थी, उसने मुसलमान विद्यार्थी को खड़ा कराया और क्लास के हर एक लड़के को कहा, इसको थप्पड़ मारो, मुसलमानों यहाँ से चले जाओ। एक दूसरी शिक्षिका ने मुसलमान विद्यार्थियों को कहा, वो दो मुसलमान विद्यार्थी लड़ रहे थे, तो उसने उन विद्यार्थियों को कहा कि ये कोई तुम्हारा देश नहीं है, ये तुम्हारा देश नहीं है। हेट स्पीच, जब भी हेट स्पीच की बात होती है तो अनायास अमूमन बीजेपी के नेताओं का चेहरा उस सामने आता है, धर्म संसद के साधुओं का चेहरा सामने आता है। क्या है मामला, क्यों ऐसा है? यह अकारण है क्या, या इसके पीछे कोई दर्शन है, कोई फिलॉसफी? दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूं और आप देख रहे हैं अम्बेडकर नामा। ताजा मामला, संसद के अंदर बीजेपी के सांसद रमेश बिधूरी और उनके अपशब्दों के पीछे दो पढ़े लिखे नेता, एक रविशंकर प्रसाद जो कि सुप्रीम कोर्ट में लॉयर भी हैं, मंत्री रह चुके हैं, कई बार सांसद रह चुके हैं, उनका अट्टहास लगाना अपशब्दों पर, और हर्षवर्धन दिल्ली के नेता हैं, मंत्री भी रह चुके हैं दिल्ली में भी और केंद्र में भी, उनका अट्टहास लगाना, ये किस ओर इशारा करता है? क्या ये संस्कृति, इनकी संस्कृति ऐसी है? दानिश अली और रमेश बिधूरी घटना के बहाने दर्शन पे आरएसएस, बीजेपी और हिंदुत्व ब्रिगेड के दर्शन पर चर्चा करने की कोशिश कर रहा हूं और समझने की कोशिश कर रहा हूं, क्या ये इनके एक तरह से संस्कृति का पाठ है? इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ प्रोफेसर राम पुनियानी हैं, आरएसएस के ऊपर कई किताब लिख चुके हैं, लगातार अम्बेडकर नामा पर आप सुन भी रहे हैं और खूब सुन रहे हैं। तो उनसे ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या दानिश अली, रमेश बिधूरी जो मामला है वो सिर्फ घटना है या संकेत है कि मामला ऐसे ही चलेगा? नए संसद में सिंगोल के साथ नए संसद की शुरुआत हुई और क्या ये एक तरह से नई परंपरा की नींव डाली जा रही है? और इसलिए बात कह रहा हूं कि लगातार अम्बेडकर, मैंने कई एपिसोड बनाए हैं। जब संविधान सभा चल रही थी उस समय बाबा साहब के साथ कई ऐसे नेता थे जो विपरीत विचारधारा के थे और लगातार आर्गुमेंट होता था, लेकिन कभी एक दूसरे के खिलाफ किसी ने अपशब्दों का इस्तेमाल नहीं किया। जवाहरलाल नेहरू, गांधी के साथ भी
मतभेद थे अंबेडकर के, गांधी के साथ ज़्यादा, लेकिन कभी एक दूसरे के खिलाफ किसी ने अपशब्दों का इस्तेमाल नहीं किया। ये क्या है जिसकी संभावना व्यक्त कर रहे थे डॉक्टर अंबेडकर कि मैं कैसे कहूँ कि आने वाली सदी में भारत के लोग कैसे व्यवहार करेंगे? और इसकी शंका उन्होंने 2 भाषणों में संविधान सभा के अंदर जता दी थी कि अगर आदमी अच्छा हो, तो संविधान अच्छा होगा, अगर आदमी खराब हो, तो संविधान और संसद दोनों खराब। सीधे चलते हैं पुनियानी साहब के पास, उनसे समझने की कोशिश करते हैं, ये सिर्फ घटना है या मामला कुछ और है? स्वागत है सर। धन्यवाद गुड रतन लाल। जी, गुड इवनिंग। सर। आपने प्रस्तावना तो काफी अच्छी रखी है और उसका पहले मैं इतना ही कह दूं कि ये कोई एक घटना नहीं है, ये एक बड़ी प्रक्रिया का दिखने वाला छोटा सा भाग है। जी, और एक जो प्रक्रिया चल रही है ये उसकी परिणति के रूप में हमको पार्लियामेंट में हमारे इतने बड़े संविधान की जगह पर इस प्रकार के अपशब्द जो बिल्कुल एक कहा जाए कि मवाली लोग और सड़क छाप लोग इस्तेमाल करते हैं। अब खैर सड़क जी। छाप लोगों को क्यों बदनाम किया जाए, वो भी करते हैं तो अपने उद्देश्य के लिए करते हैं। वो यहाँ तो राजनीति संसद में सड़क छाप। सही। और इनके पीछे ये एक राजनीतिक प्रक्रिया का भाग है, ये मैं आपको बता दूं, ये अकस्मात नहीं हुआ है। और जी, पहले थोड़ा घटना को और भी देख लेते हैं। आपने बिल्कुल अच्छे से बताया कि जहाँ एक तरफ रमेश बिधूरी इसके दानिश अली के खिलाफ वो अपशब्दों का उपयोग कर रहे थे, जो आज प्राय समाज में हर जगह प्रचलित हैं, ये आपको बता दूं। उन्होंने कोई नए शब्द नहीं ढूंढे, ये वो शब्द हैं जो इन भाजपा आरएसएस के मानने वाले और उनके बाकी संगठन के जमीनी लोग मुसलमानों के खिलाफ आम तौर पर खुलेआम वापरते हैं और इनका प्रयोग पहले से बढ़ता जा रहा है। और इसमें देखिए कि कोई रमेश बदिरू ने जो कहा तो उससे कोई बीजेपी परेशान नहीं है और उसकी प्रतिक्रिया के रूप में डॉक्टर हर्षवर्धन किस प्रकार से खिलखिला कर हंस रहे थे, रविशंकर प्रसाद किस प्रकार से हंस रहे थे। अभी तो वो बहाना बना रहे कि हम किसी और बात पे हंस रहे थे, हमको सुनाई नहीं दे रहा था रमेश बिधूरी क्या करे। अब हर्षवर्धन के एक बेंच सामने ये रमेश बिधूरी माइक से बात कर रहे थे। तो खैर जो भी है, डॉक्टर हर्षवर्धन इस बात से नकार कर रहे हैं कि वो इनकी बात पे हंस रहे थे, पर वो स्पष्ट है कि वो इन्हीं की बात पे हंस रहे थे। फिर अभी इसका एक और आगे की प्रक्रिया आपको बता, आपने पढ़ा होगा कि अभी भाजपा के कई सांसदों ने अध्यक्ष को चिट्ठी लिखी है कि रमेश भौदरी पर एक्शन लेना गलत होगा, क्योंकि उन्हें दानिश अली ने भड़काया, उनको बार बार रोक कर प्रधानमंत्री के बारे में अपशब्द का उपयोग करके उन्होंने भड़काया, इसलिए इन्होंने इस शब्द का उपयोग किया। पर खैर ये एक संसद की बात है। और तो और ये मुख्तार अब्बास नकवी जो भाजपा में हैं, पहले मंत्री भी थे, मुसलमान भी हैं, मेरे ख्याल से इनकी पत्नी एक हिंदू है। और इन्होंने भी कहा कि भाई ये जो दानिश है ये नाटक कर रहे हैं, इनको कांग्रेस में एंट्री चाहिए, इसीलिए इस प्रकार का ये नाटक कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ों से एक लीपापोती चल रही है, जो रमेश भादुरी ने जिस प्रकार की बात को कही है, पूरी लीपापोती का मामला है। पर इसको मैं थोड़ी और घटनाओं के साथ जोड़ दूं। पिछले 4-6 महीनों में, 3 महीनों में आपने देखा होगा, ये जो तृप्ता त्यागी नाम की शिक्षिका थी, उसने मुसलमान विद्यार्थी को खड़ा कराया और क्लास के हर एक लड़के को कहा, इसको थप्पड़ मारो, मुसलमानों यहाँ से चले जाओ। एक दूसरी शिक्षिका ने मुसलमान विद्यार्थियों को कहा, वो 2 मुसलमान विद्यार्थी लड़ रहे थे, तो उसने उन विद्यार्थियों को कहा कि ये कोई तुम्हारा देश नहीं है, ये तुम्हारा देश नहीं है। फिर आजकल ये भी सुनने में आ रहा है, कहीं मैं लेख पढ़ता हूँ कि जिसमें आजकल स्कूलों में क्या हो रहा है कि हिंदू लड़के लड़कियां मुसलमान लड़के लड़कियों के साथ खेलने से इनकार कर देते हैं। और मुसलमान समाज में जिस प्रकार से एक भय का माहौल है, और उसके साथ साथ अभी गुस्सा भी आ रहा है कि हम इस देश के नागरिक हैं और हमारे साथ इस प्रकार से व्यवहार कैसे हो रहा है। तो इसकी मैं थोड़ी जड़ में जाना चाहूंगा। ये जी, प्रक्रिया आज की नहीं है, प्रक्रिया आज की नहीं है। भारत में जैसे एक तरफ सांप्रदायिक राजनीति का उदय हुआ, तो मुस्लिम सांप्रदायिकता ने हिंदुओं के खिलाफ नफरत फैलाई, और हिंदुओं के खिलाफ जो नफरत फैलाई, उसका परिणाम आज पाकिस्तान में आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान के नए जनरेशन के लड़के लड़कियां, अगर भारत से कोई हिंदू जाता है उनके घर में, कोई भी संभ्रांत भी हो,
तो उसको भी वो गालियों से स्वागत करते हैं। ये पाकिस्तान की नई जनरेशन के लड़के लड़कियां हैं। और यहाँ जो प्रक्रिया चालू हुई, हिंदू महासभा आरएसएस ने जिस प्रकार से अपनी शाखाओं में ट्रेनिंग देना चालू की, पहले तो एक कि मुसलमान विदेशी है, आक्रांता है, मंदिर तोड़े, हिंदू स्त्रियों पर अत्याचार किया, जजिया टैक्स लगाया और जबरदस्ती धर्मांतर इस्लाम फैलाया। ये एक जो उनकी शाखाओं में एक ट्रेनिंग दी जाती है, वो वहां से चलकर फिर सरस्वती शिशु मंदिर, एकल विद्यालय, ये अभी तक की बात थी, जिसके आधार पे एक सामाजिक चेतना को बनाया गया, कंस्ट्रक्शन ऑफ सोशल अवेयरनेस। और ये बात लोगों तक कॉमन हो गई कि, और फिर ये भी कहा जाता है कि मुसलमानों के लिए तो पाकिस्तान बना था, तो वहां क्यों नहीं जाते। जी, तो मैं जिस बात को रेखांकित कर रहा था कि ये प्रक्रिया अकस्मात नहीं है कि भाई रमेश बिदूरी को गुस्सा आ गया तो उसने ये शब्दों का इस्तेमाल किया। इस प्रकार के विचारों को, इस प्रकार की नफरत को समाज में लगातार बढ़ाया जा रहा है। और वो बढ़ाए जाने की जो प्रक्रिया है, उसके पीछे जो यहाँ के सांप्रदायिक संगठन है सबसे बड़ा, सबसे पहले तो इसकी शुरुआत उसकी शाखाओं से होती है। पहले ये यहाँ जिस प्रकार का इतिहास अंग्रेजों ने इंट्रोड्यूस किया, वो राजाओं को धर्म से जोड़ता था और उसी को लेके शाखाओं ने, मुस्लिम लीग ने उसका एक उपयोग किया हिंदुओं के खिलाफ नफरत फैलाने के लिए, और हिंदू सांप्रदायिकता ने उसका इस्तेमाल किया मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने के लिए, जिसके चलते ये बातों को एक सामाजिक चेतना के रूप में प्रस्थापित किया गया शाखाओं के सदस्यों के माध्यम से, जो करीब 95 साल से चल रहा है कि मुसलमान ये आक्रांता थे, विदेशी हैं और इन्होंने हिंदुओं के मंदिर तोड़े, जबरदस्ती धर्मांतरण किया, आतंकवादी होते हैं, बड़े परिवार होते हैं, ये भारत में हिंदुओं को माइनॉरिटी बना देंगे वगैरह वगैरह। तो ये जो प्रक्रिया वहां से चालू हुई, बाद में आते आते, पहले भी ये सामाजिक चेतना का भाग था कई सालों से, और पिछले 30 सालों से, खास तौर से 40 सालों से खास तौर से ये प्रक्रिया पहले से मजबूत होती जा रही है। पहले तो कुछ अखबारों के माध्यम से ये उसमें घुसपैठ की प्रक्रिया चालू हुई, और उस घुसपैठ के साथ साथ बाद में अगर आप देखें तो 2003 के बाद से कॉरपोरेट वर्ल्ड ये सांप्रदायिक राजनीति का एक भाग बन गया। इन दोनों का एक गठबंधन हुआ, जिसके चलते कॉरपोरेट वर्ल्ड ने यहाँ के टीवी चैनल्स पर अधिकार जमा लिया और उस प्रकार की राजनीति करवाने लग गए, जिसमें से अगर आप देखेंगे तो टीवी एंकर, ये इनका मुख्य काम हो गया विपक्ष को बदनाम करना, मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाना, और उनके टीवी चैनल्स के डिस्कशंस, डिबेट्स ऐसे होने लग गए जैसे वो नफरत फैलाने के लिए फैक्ट्रियां बनी। साथ ही साथ अगर आप देखें, सरस्वती शिशु मंदिर की चेन है, एकल विद्यालय है, और दूसरी ऐसी बहुत सारी माध्यम है जिसके माध्यम से ये चेतना फैल गई। तीसरा आप देखिए, फिर सोशल मीडिया आ गया। सोशल मीडिया तो पहले अखबारों पर इनका नियंत्रण आ गया, टीवी चैनल्स पर इनका नियंत्रण आ गया, फिर लाखों व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से ये संदेश फैलाया जाता है जो मैंने कहा मुसलमानों के खिलाफ की नफरत का। तो उसके चलते आज हम एक बहुत खतरनाक परिस्थिति में हैं। और अपनी इस शुरुआती टिप्पणी को समाप्त करने के लिए मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहता हूँ कि जब समाज में नफरत बढ़ जाती है तो हिंसा की संभावना भी बढ़ जाती है। और एक ग्रेगरी स्टेंटन जो इसके विशेषज्ञ थे, नफरत की जी, राजनीति का परिणाम के विशेषज्ञ थे, उन्होंने 1994 में रेडियो रवांडा के जो जिस प्रकार से वहाँ की एक आदिवासी समूह के खिलाफ, आदिवासी ग्रुप के खिलाफ नफरत फैलाई जाती थी, उसका अध्ययन किया। और उन्होंने कहा यहाँ जिनोसाइड, कत्लेआम होगा, और वो हुआ। उन्होंने किस आधार पे कहा था? उन्होंने कहा था कि ये रेडियो जो हर जगह पहुंच रहा है, जो नफरत फैला रहा है, उस नफरत का आधार परिणति तो हिंसा में ही होगी। तो ये, और आज वो भारत के बारे में 2-3 साल पहले उन्होंने कहा था, भारत में जिस प्रकार से हिंसा बढ़ रही है, ये जिनोसाइड के स्केल पर, कत्लेआम नरसंहार के स्केल पे 10 में से 8वीं जगह पे है, और वो कम नहीं हो रही, वो बढ़ती जा रही है। हुँ, तो ये जो रमेश बिदूरी ने कहा, और उसको जो उनकी पार्टी से समर्थन मिल रहा है, और ओम बिरला जी, स्पीकर जी क्या कहते हैं कि इन्होंने एक ही बार किया है ना, अगली बार करेंगे तो हम एक्शन लेने की सोचेंगे। अब
ये मामला मुझे केवल लोकसभा तक सीमित नहीं लगता। पूरे समाज में, हमारे स्कूलों में, कॉलेजेस में, बस्तियों में, बाज़ारों में कई प्रकार से मुसलमानों के व्यापार को बायकॉट करने की बात की जाती है। कहा जाता है कि आप यहाँ से छोड़ के चले जाओ, और उसी के साथ-साथ जिस प्रकार से मुस्लिम समाज को डराया गया। मुसलमान तो सिर्फ घरेलू व्यापार थोड़ी है, फल और सब्जी का थोड़ी है, पेट्रोल भी है ना। पेट्रोल तो गल्फ से आता है, जिसको तो हम लोग गले लगा रहे हैं ना। जहाँ से पेट्रोल आता है, उन शेख लोगों के साथ तो हम गले मिल रहे हैं, और जहाँ ये जो बेचारा गरीब मुसलमान है, उसके खिलाफ ये नफ़रत के जाल को नहीं, ज़्यादा से बहुत सारे मुसलमान हैं नेता बीजेपी के अंदर, जिनकी शादियां जो हैं बीजेपी के बड़े हिंदू बेटियों से हुई है, क्या हिंदू नेताओं के बेटे। मुख्तार अब्बास नकवी, शाहनवाज़ हाँ, हुसैन हाँ, जैसे मुख्य बड़े-बड़े हैं, तो वो तो ख़ैर तो बीजेपी में भी हैं, और वो एक प्रिविलेज पोज़ीशन में हैं, और वो भी इस बात का समर्थन ही करते हैं कि ये जो बीजेपी कर रही है, सच ही है, नहीं तो इसका विरोध करने मुसलमानों के समर्थन में उन्हें सामने आना चाहिए। सर, मैं कल डॉक्टर अंबेडकर का भाषण एक संविधान सभा में पढ़ रहा था, जी, और उसमें उन्होंने कहा था कि बड़े-बड़े लोग, बड़े-बड़े जो दल, संभावना उस समय उन्होंने व्यक्त की थी कि यदि आने वाले समय में विभिन्न जातियों के दल होंगे, टकराने वाले हित होंगे उनके, अगर ये दल देश से बड़े अपने पॉलिसीज़, अपने विचार को मानने लगेंगे, तो भारत अपनी आज़ादी को खो बैठेगा। क्या लग रहा है सर? आज़ादी तो अब पॉलिटिकल सब्जुगेशन तो होगा नहीं, लेकिन इस झगड़े में क्या होगा कि साम्राज्यवाद आकर और आपके बाज़ार को कैप्चर करेगा, जो मर्ज़ी है करेगा, इस तरह का होगा। अभी देख देखिए, रहे हैं ना अडानी, जी। यहाँ तक अमेरिका का जो एक जाल है, वो तो भारत में बहुत गहरा है, पर फिर भी यहाँ से डायरेक्टली वो यहाँ शासन करेंगे, उसकी संभावना तो नहीं है। और ग्लोबलाइज़ेशन है, उसके बावजूद भी हमारी आर्थिक। इस युग में किसी भी तरीके से पॉलिटिकल सब्जुगेशन का मसला नहीं होगा, है ना? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल अल्टीमेटली फाइनेंस इम्पोरियलिज्म के साथ ही पूरा मामला जाएगा। जी, जी सर। नहीं। जो होगा वो दुर्भाग्यवश ये होगा कि एक तो यहाँ का लोकतंत्र पहले भी कमज़ोर हो गया है, और अधिनायकवाद, डिक्टेटरशिप, ऑटोक्रेसी ये मज़बूत हो रही है। और जो हमारी स्वतंत्रताएँ हैं, जो हमारे संविधान में लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी, एक तरफ तो लिबर्टी की बात कमज़ोर हो रही है, इक्वालिटी को पीछे ढकेला जा रहा है, और फ्रैटर्निटी यानी बंधुत्व, उसको बिल्कुल उस पे तो लगातार हमले किए जा रहे हैं। तो ये तीनों चीज़ों के हिसाब से मुझे लगता है कि ये इस प्रकार की जो नफ़रत की बात है, ये देश के एकता के लिए, देश की मज़बूती के लिए, और हमारी जो विरासत है, भक्ति सूफ़ी की हो, मध्यकालीन भारत के हिंदू मुसलमानों की एकता की बात हो, या आज़ादी के आंदोलन में साथ-साथ मिलकर अंग्रेज़ों के खिलाफ संघर्ष करने की हो, वो चीज़ कहीं तोड़ दी जा रही है, और उसमें हमेशा टारगेट तो मुस्लिम कम्युनिटी को ही बनाया जा रहा है। ये बात और है कि हिंदू कम्युनिटी को डर दिखाया जा रहा है। वो भी एक डर का निर्माण किया जा रहा है कि ये अल्पसंख्यक आपके लिए खतरनाक है। देखिए इनके परिवार कितने बड़े होते हैं। देखिए वो एक श्रद्धा वालकर की हत्या एक मुसलमान लड़के ने की। देखो लव जिहाद हो रहा है। देखो हमारी पवित्र गाय को ये लोग मार रहे हैं। तो इस आधार पे जो मुसलमानों का टारगेटिंग है, और खैर क्रिश्चियंस का भी है, थोड़े पैमाने पर क्रिश्चियंस का भी टारगेटिंग है। तो ये प्रक्रिया अब बहुत एक चरम सीमा पे आ गई है, और हर एक बार मैं इस बात को सोचता हूँ, तो हर एक नई प्रक्रिया पहले से ज़्यादा खतरनाक लगती है। जैसे पिछले कुछ सालों में तो मैं यही अनुभव कर रहा हूँ। पहले लगता था इससे खराब कुछ नहीं हो सकता। अब मणिपुर में देखा तो लगा औरतों पे जिस प्रकार से ज़ुल्म हुआ है, वहाँ एक समुदाय पर जिस प्रकार से ज़ुल्म हुआ है, उससे खराब कुछ नहीं हो सकता। और पार्लियामेंट में हमारी जो मर्यादा, संसद की हमारी जो मर्यादा, गरिमा है, उसको भी इस प्रकार से चिथड़े करके उसके समर्थन में रूलिंग पार्टी खड़ी है, ये सबसे बड़ी चिंता की बात। सर, मैं एक महत्वपूर्ण सवाल पे आ रहा हूँ जी, कि अभी अल्पसंख्यक और दलितों ने जो है ना, बहुत ही सेंसिबल अपना एक्ट किया है। जिस तरीके से हेट्रेड, और छोड़िए गांधी गांधी के खिलाफ जिस तरह से हेट्रेड, वो सब कुछ चल रहा है एक साथ।
अभी मैं एक सोशल मीडिया पे पोस्ट पढ़ रहा था कि अगर शहाबुद्दीन सिवान के जो सांसद थे, जो डेथ हो गई इनकी, जो बड़े बाहुबली थे बिहार के, कि शहाबुद्दीन अगर संसद में होते तो विधुरी की हिम्मत होती इस तरह भाषा के इस्तेमाल करने की। ये किस ओर संकेत कर रहा है सोचिए जरा सा। ये मैं खाली इशारा कर रहा हूँ कि अभी सब शांत है, सब चुपचाप सह रहा है, सब कुछ कह रहा है, और शहाबुद्दीन जब बात कर रहे हैं तो शहाबुद्दीन को किस किस ओर इशारा हो रहा है कि जिस दिन अगर सब्र का बांध टूटेगा, सोच लीजिए, और देश में कुछ गड़बड़ी हुई तो जो फंडिंग दक्षिण पंथ को जो लोग कर रहे हैं, इनके बड़े-बड़े बिजनेस हैं, क्या उनको फायदा होगा या नुकसान होगा? मैं इतिहास का छात्र हूँ और हर समय ये समझता हूँ कि जो हर समय जब सोशल टेंशन बढ़ता है ना, तो सबसे ज़्यादा नुकसान जो है ना व्यवसायियों का होता है। सही, ऐसी स्थिति सही। में अगर ये बात आई है, तो इसका मतलब है ना कि कहीं न कहीं टेंशन अ वो बढ़ रहा है सोसाइटी में। जी, देखिए नज़रुल्लाह, आपने ये शंका जो व्यक्त की है, पहले तो जैसे एक बात सही है कि भारत के मुसलमानों का वो हाल नहीं होगा जो जर्मन में यहूदियों का हुआ। उस जी, प्रकार का कर तो अभी संभव नहीं है, और ये बड़े-बड़े समाजशास्त्री भी इस बात को अप्रूव करते हैं, इसी बात को कहते हैं। मैं भी इस बात को मानता हूँ, पर होगा क्या? उनको एक दुय्यम दर्जे का नागरिक बनाकर एक कम्युनिटी सेकंड क्लास सिटिज़न, सेकंड सेकंड क्लास क्लास सिटिज़न। सिटीज़न बना दिया लेकिन जाएगा। क्या मानेंगे? सवाल तो ये है ना कि क्या मानेंगे इस बात को? ये सवाल है। अभी मैं कई लोगों से बात करता हूँ अल्पसंख्यक समाज जी, के, तो वो कहते हैं कि अपने नौजवानों को के गुस्से को नियंत्रण करना हमारे लिए मुश्किल होता जा रहा है। आप इस बात को हुँ, समझिए जी, कि कई जो मुस्लिम मध्यम लेवल के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, तो उनसे बातचीत में ये बात सामने आई कि जिस प्रकार से चीज़ें इस समाज के खिलाफ हो रही हैं, उससे नौजवानों के गुस्से को नियंत्रण करना ज़्यादा मुश्किल होते जा रहा है। और ये बात तो है कि जैसे आपने कहा सब्र का बाँध टूट गया, तो फिर उसकी क्या परिणति होगी, ये भी देखने की बात है। अभी तो समाज का, अल्पसंख्यक समाज का बड़ा हिस्सा बहुत संयम से रह रहा है, बहुत पीड़ा को सह के भी, अपने दर्द को छुपा के भी संयम से रह रहा है। पर देखने की बात तो यही है कि कोई भी कम्युनिटी कितना संयम रख सकती है अपने ऊपर होने वाले अत्याचार के खिलाफ। तो वो अगर टूट गया तो व्यवसायी क्या, देश में किस प्रकार के हालात होंगे? क्या हम भी रुवांडा के जैसे जिस जिस दिशा में जाएँगे? सेकंड क्लास सिटीज़नशिप तो ऑलरेडी एक तरफ से स्थापित हो चुकी है, पर इसके आगे की परिस्थिति ना हो, इसकी मैं कामना करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इस रास्ते से जो शासक पार्टी है, खुद के देश के भले के लिए इस बात पे लगाम लगाए, और जो भी नफ़रत की बात बोलते हैं, जैसे आपने कहा धर्म संसदों में यति नरसिंहानंद जैसे बहुत सारे जो लोग हैं, बहुत सारी साध्वियाँ हैं, जो जिस प्रकार की बात करते हैं और उन पे कोई एक्शन नहीं लिया जाता। हमारा मेरे ख़्याल से आर्टिकल 153 हेट स्पीच के अगेंस्ट एक्शन लेने की बात करता है। ये एक्शन सुओ मोटो भी लिया जा सकता है। पुलिस से क्या उम्मीद की जाए मुझे पता नहीं। पर अगर ये नफ़रत फैलाने वालों के खिलाफ उचित कार्रवाई हो, तो देश को बचाना पॉसिबल है, ऐसा मुझे लगता है। और आज जिस प्रकार से रमेश बिधुरी को बचाया जा रहा है, उसके पक्ष में भारतीय जनता पार्टी के बड़े-बड़े नेता बयान दे रहे हैं, वहाँ से एक चिंता तो उभरती है कि ये रमेश बिधुरी कोई एक एक्सेप्शन नहीं है, ये कोई अपवाद नहीं है। ये उस पार्टी के सोच का ही नतीजा है जो संसद में हमको दिखाई दे रहा सर एक सवाल और, है। जी, भारत जो है, ये कोई मोनोलिथिक नेशन कभी नहीं रहा है। कभी सम्राट अशोक से बड़ा साम्राज्य इस देश में कभी नहीं बना। लेकिन तभी सम्राट अशोक के खिलाफ भी विद्रोह होते रहे, है ना? जहाँ-तहाँ ट्राइबल जो कबीलाई संस्कृति ने विरोध किया। सम्राट अशोक ने समझौते किए सबसे। दक्षिण में बीजेपी की राजनीति पे ताला मार दिया गया है और सबसे जी, इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट ये हुआ है कि तमिलनाडु जहाँ की सनातन को लेके अभी बहुत बवाल खड़ा हुआ था, बीजेपी बैकफुट पे गई है। वहाँ पर डीएमके और एआईडीएमके जो दोनों राइवल पार्टी रही, जी, एआईडीएमके ने साथ छोड़ दिया है बीजेपी का, बोला है नमस्ते दोबारा मत आना। ये क्या सही। संकेत कर रहा है? और उसका ये इम्पैक्ट स नॉर्थ इंडिया के पॉलिटिक्स में क्या पड़ेगा?
देखिए, ये संकेत कर रहा है कि दक्षिण भारत में बीजेपी का सुपड़ा साफ है, पर इससे हम्म। आप गलतफ़हमी में मत रहिए कि वहाँ इनका काम खत्म हो गया है। इनका काम पूरी तेज़ी से वहाँ भी चालू है। राजनीतिक अच्छा। धरातल पर इनको सफलता नहीं मिली और नहीं मिलेगी, पर ज़मीनी लेवल पे ये पूरी कोशिश कर रहे हैं, अपने प्रकार के ब्राह्मणवादी संस्कृति, ब्राह्मणवादी राजनीति को फैलाने की। अब उत्तर भारत पे इस पे क्या प्रभाव पड़ेगा ये कहना मुश्किल है, क्योंकि उत्तर भारत की राजनीति काफ़ी अलग है। यहाँ गाय के नाम पे इन्होंने काफ़ी सफलता प्राप्त की है। लव जिहाद के नाम पर भी इनका काफ़ी चल रहा है और फिर राम मंदिर का तो पूछिए मत, वो तो लगातार इन पर वोटों की वर्षा करवाया जा रहा है। तो उत्तर भारत की राजनीति में नफ़रत की स्पीच का, हेट स्पीच का कोई नकारात्मक परिणाम होगा, ये आसानी से नहीं होने वाला, ऐसा मुझे लगता है। तो दक्षिण और उत्तर भारत की राजनीति में एक अंतर्विरोध तो है और वो इस मामले में हमको बिल्कुल स्पष्ट दिखेगा कि उत्तर भारत में इस प्रकार की राजनीति को वो चुनावी तौर पे हज़म कर लेंगे, इसका फ़ायदा उठा के समाज का ध्रुवीकरण और मजबूत कर सकते सर, ये सवाल मैंने इसलिए आपसे पूछा हैं। जी, कि हम आप सब कई बार मंच पे साथ रहते हैं, लगातार अपनी बात रखते हैं, जी, लेकिन पिछले 10 सालों में कुछ तब्दीलियां तो देखने को मिल रही हैं। जैसे स्टालिन का मसला हुआ, उदयनिधि स्टालिन, उस समय नॉर्थ इंडिया से बहुत लोगों ने मैसिव कैंपेन किया उनके पक्ष में, जो कि पहले ये थोड़ा मुश्किल था। राइट, राइट। बिहार में शिक्षा मंत्री है चंद्रशेखर यादव। वो मंत्री रहते हुए उन्होंने पूरा पंगा लिया रामचरितमानस के ऊपर। अखिलेश यादव जो कि गदा लेके घूम रहे थे और क्या विश्वकर्मा परशुराम मंदिर बनवा रहे थे पिछले चुनाव में, उनके एक वरिष्ठ नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ताबड़तोड़ वो बात रख रहे हैं और जो सनातन और जो पोंगा पंथ है, पाखंडवाद है, उसके खिलाफ बोल रहे हैं। और उनको अखिलेश यादव की तरफ से कोई उनको ऊपर एक्शन नहीं हुआ। मैंने उनसे पूछा था, हमने कहा कि अखिलेश यादव चुप हैं, तो उन्होंने कहा कि चुप होना भी हमारी जो है ना स्वीकृति है। जी, तो नॉर्थ इंडिया का जो पूरा पॉलिटिक्स है, डायनामिक्स है, क्या नेता भले चुप रहे हैं, लेकिन यहाँ लोग तो लगातार सवाल उठा रहे हैं, लगातार बोल रहे हैं और मैं भी उसमें एक शामिल हूँ। मतलब मैं भी छोटा-सा उसमें एक अपनी भूमिका है। तो क्या जी। इसका इम्पैक्ट जो है अवेयरनेस, कल्चरल अवेयरनेस और पॉलिटिकल अवेयरनेस में धीरे-धीरे ही सही पड़ सकता है क्या? देखिए, जहाँ तक दलित चेतना का सवाल है, वो अपने आप में एक मजबूत रूप में उभर सकती है, उभर रही भी है जी। और इसीलिए जहाँ तक दलितों का मुद्दा आता है, उसमें आरएसएस और बीजेपी बैकफुट पे चले जाते हैं, अपनी विचारधारा को बदले बगैर, बैकफुट जी, पर उन जहाँ तक मुसलमानों का सवाल है, मुसलमानों में उस प्रकार का उनका डिफेंसिव एक्शन मुश्किल है। ये दलितों और मुसलमानों में यही फ़र्क है, क्योंकि दलित अभी भी ज़्यादातर हिंदू फ़ोल्ड में आते हैं, वो अभी भी अपनी बात में उसमें इस प्रकार के नेता उभर रहे हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य हों या बिहार के वो शिक्षा मंत्री हों और जैसे सनातन के मुद्दे पर इनको भी फिर से उसका वो ये फ़ायदा नहीं उठा पाए, दक्षिण भारत में बजरंगबली का भी फ़ायदा नहीं उठा पाए। तो उसके बाद तो मैं मानता हूँ कि जहाँ तक दलित चेतना और हिंदू समाज के दबे कुचले तबके के खिलाफ ये जो करना चाहते हैं, वो तो सफल नहीं होगा। उससे इनको थोड़ा बैकफुट पे भी जाना पड़ेगा और ये भी याद रखिए वो अपनी स्ट्रैटेजी बदल भी सकते हैं। उनके हुँ। सोशल उनके टूल्स बहुत बड़े हैं और उसके माध्यम से वो अलग तरीके से इनको अपनी तरफ जीतने की कोशिश करेंगे। और जहाँ तक मुसलमानों का सवाल है, वहाँ इस प्रकार से कोई नेतृत्व इतना मजबूती से खड़ा हो भी सके, इसकी मुझे पूरी शंका है आज के समय में। कल नहीं, क्योंकि वो मैं तो सर, ये सवाल मेरे ज़्यादा बेहतर आप जानते होंगे कि मैंने कई अपने पब्लिक स्पीचेज़ में कहा है कि भारत का मुसलमान ज़्यादा सेक्युलर है। सेक्युलर इन इन द सेंस कि उन्होंने मुसलमानों को नहीं, भारत के हिंदुओं को ही अपना नेता माना। राइट, चाहे वो राइट। लालू यादव हैं, मुलायम सिंह यादव हों, चाहे वो गांधी जवाहरलाल नेहरू हों, जी, गांधी हों, अपने स्वेच्छा से उस देश में रहे। वो कोई ज़बरदस्ती के यहाँ से भागे नहीं। तो ज़्यादा सेक्युलर तो मुसलमान है। वो हिंदू किसी अपने मुसलमान को राष्ट्रीय नेता नहीं माना कभी मुसलमान। कभी धर्म के नाम पे उन्होंने वोट नहीं करी। जी, 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 जी। जी, तो ये एक मौका देगा इस प्रकार के अलगाववादी मुसलमानों को ऊपर आने के लिए। ये जी, इस जी, प्रकार जी। और इससे जब 2 प्रकार की सांप्रदायिकता बढ़ती है, तो एक-दूसरे को मजबूत करती है। उससे मुस्लिम कम्युनिटी का कोई फ़ायदा नहीं होगा। मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर कोई ऐसा लीडर हो,
जो अलगाववाद की बात करे, सांप्रदायिकता की बात करे, तो वो ज़्यादातर हिंदू सांप्रदायिकता को ही मदद करेगा। और इसका उदाहरण कई नेता हो सकते हैं जो बहुत रेडिकल बातें करते हैं, गलत तरीके से करते हैं और फाइनली चुनाव के समय जाके वो भाजपा को अप्रत्यक्ष रूप से मदद कर देते हैं। ऐसा भी भारत में काफ़ी बड़ी प्रक्रिया है। सर ये बात अभी चूंकि अब चलते-चलते एक छोटा सवाल और, किसान आंदोलन हो रहा था, तो सारे आंदोलनकारी को खालिस्तानी कह दिया गया। जी, जी। जबकि मैं पंजाब अभी कल लौट कर आया हूँ, कल परसों, जी, वहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं, वहाँ पे कल्चरल इंटरमिंगलिंग इतना ज़्यादा है। और खालिस्तान का कोई समर्थन उस तरह से नहीं है वहाँ पर। और विदेश में बैठे कुछ लोग भाषण दे रहे हैं अमेरिका में बैठ के, लेकिन यहाँ के भारत सरकार जो है अमेरिका सरकार पे दबाव नहीं बना रही कि उनको वापस भेज दो। तो सांप्रदायिकता तो कई तरह की होगी ना, करेक्ट, तो करेक्ट। उसमें इनका 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 नुकसान भी तो हो सकता है। ये बात समझ में आ रही है क्योंकि इलेक्शन भाषण में बहुत ही परेशान दिख रहे हैं अभी कई जगह। देखिए, इलेक्शन भाषण में तो अभी ये मेरे ख्याल से परेशान हैं और उन्हें ज़मीनी समझ आ गई है। एक तो एंटी इनकम्बेंसी है, गरीबी, भुखमरी, बेकारी, किसानों की समस्याएँ बहुत मुँह बाए खड़ी हैं और सबसे बड़ी बात ये है, इंडिया अलायंस साथ में आ रहा है। ये उनके नाक में दम कर सकता है और जबकि सांप्रदायिकता जैसे आपने पंजाब की बात की, तो पंजाब में अभी कोई खालिस्तानी आंदोलन कुछ उसके ज़्यादा प्रभाव नहीं है। कुछ नहीं। जो भी जो भी खालिस्तान वाले हैं वो कनाडा में ही कर रहे हैं, क्रांति का वहीं कर रहे हैं जो कुछ है। यहाँ तो अमेरिका और कनाडा, हाँ। अमेरिका और कनाडा में ही कर रहे हैं, कनाडा में ज़्यादा और अमेरिका में भी उसी के साथ। तो यहाँ तो उसका प्रभाव पड़ने वाला है नहीं और यहाँ का कोई सिख समाज जो है, वो अपने खुशहाली के लिए यहाँ जी रहा है, खालिस्तानी आंदोलन को भूल चुका है, तो उसको बहुत ही ज़्यादा रिवाइव कर सकेंगे ऐसा संभव नहीं है। खैर कनाडा और भारत के संबंधों का थोड़ा और देखना पड़ेगा कि आगे चल के क्या प्रभाव पड़ेगा। पर एक बात सही, अभी मैंने एक बड़ा मज़ाक की बात पढ़ी थी कि पहले हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा ना, कनाडा और भारत मिलकर a+b² में a² + b² + 2ab एक्स्ट्रा मिल गया, ऐसा वो उनका गणित था। यानी गणित में भी वो कुछ कम नहीं है, गणित शास्त्र में। तो अभी किसी ने कहा कि वो 2ab जो है वो प्लस के बदले -2ab हो गया है, अभी जो जिस प्रकार से कनाडा के साथ संबंध चल रहे हैं। तो उसका पर यहाँ की राजनीति पे बहुत प्रभाव पड़ेगा ऐसा लगता नहीं। हो सकता है, नहीं, सिखों उसमें एक बात तो ज़रूर है जो जो कहना चाहूँगा कि जो लाल किला पे झंडा लेके चढ़ गया था जी, वो तो बीजेपी के साथ ही नेताओं के साथ फ़ोटो था उनका। और सारे किसानों को खालिस्तानी कह देना, किसान प्रोटेस्ट को, ये कहीं तो सिख समुदाय के लोगों ने अपने ज़हन में तो नहीं बैठा लिया है कि नहीं उसका प्रभाव उसका तो हुआ तो था पीछे पीछे के इलेक्शंस में आप जी, देखिए, तो इसलिए हाँ, बीजेपी विधानसभा में। पहले से विधानसभा में पहले उनको पीछे हाट हुई थी और अभी की परिस्थिति के कारण शायद और भी उनका हालत पंजाब में खराब हो जाएगी। ये बात आपकी संभावना मुझे उचित लगती है कि अभी आगे आने वाले लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी की हालत पंजाब में और भी खस्ता हो जाएगी। ये अभी जो कनाडा का मसला और बाकी चीज़ उभ रहा है। भले ही शुक्रिया खालिस्तानी सर, थैंक यू। जी, और लगातार अम्बेडकर नामा पे आते रहिए। महाराष्ट्र के पॉलिटिक्स में बहुत दिनों से बात नहीं हुई। अभी डिफेक्शन वाला मामला सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है और हम लोग उस पे भी चर्चा करेंगे। उसके बहाने उसके थ्रू जो है पूरा जो विधानसभा का चुनाव है, उसपे भी चर्चा करेंगे। लगातार आते रहिए अम्बेडकरनामा पर। और दोस्तों, राम पुनियानी साहब हैं, प्रोफेसर राम पुनियानी साहब। लगातार आप सुन रहे हैं, तबियत से सुन रहे हैं। पूरा वीडियो देखिए, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा। शुक्रिया, शुक्रिया सर। थैंक यू। धन्यवाद।